दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। पेंडुलम वीडियो पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डेली करंट अफेयर्स 3 सितंबर 2020 के। तो जल्दी से सेशन को ज्वाइन कर लीजिए और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए नोटिफिकेशन के लिए। ये बाइलिंगुअल सेशन है जिसमें हम करंट अफेयर्स एंड न्यूज़ से रिलेटेड जो MCQs हैं उसको देखते हैं हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज की क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। First news is World Coconut Day celebrated every year on 2 सितंबर 2020। तो हर वर्ष 2 सितंबर को ये विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। All coconut growing countries in Asia as well as the Pacific region celebrate this day. The day aims to raise awareness regarding the importance of coconut and to bring the attention of the national and international community towards this क्रॉप। तो इस देश का उद्देश्य क्या है कि एक तो लोगों तक इस चीज़ को पहुंचाना कि ये कोकोनट कितना इम्पॉर्टेंट है डे टू डे लाइफ में, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। दूसरा ये कि जो नेशनल और इंटरनेशनल कम्युनिटी है, जो अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय समुदाय है, उनका इस फसल की तरफ ध्यान को केंद्रित करना। भारत में जो सेलिब्रेशंस होती है वर्ल्ड कोकोनट डे की, वो किसके अंतर्गत होती है? कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड के अंतर्गत की जाती है। India is one of the largest producer of coconut in the world and ranks third in the terms of area under coconut। तो जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में कोकोनट का वो इंडोनेशिया है। ठीक है, भारत तीसरे नंबर पर आता है। एक बार 2008 में भारत जो है लीडिंग प्रोड्यूसर बना था कोकोनट का। ठीक है, तो इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोकोनट इन द वर्ल्ड। और अगर हम बात करें कि कितना क्षेत्रफल जो है कोकोनट के अंतर्गत आता है भारत में, तो उस टर्म्स में इंडिया की रैंक थर्ड है। थीम क्या है 2020 से वर्ल्ड कोकोनट डे की? इन्वेस्ट इन कोकोनट टू सेव द वर्ल्ड। और नारियल आप सभी जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। इसमें फाइबर होते हैं, विटामिन B6 होता है, आयरन और वेरियस मिनरल्स होते हैं जैसे मैग्नीशियम, मैंगनीज, जिंक, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और साथ ही इसकी पास जो है एंटीवायरल और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसीलिए रिकमेंड किया जाता है। जैसे कोई भी बीमार होता है, किसी को वायरल फीवर होता है या फिर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, कोई बीमारी होती है, तो उसको बोलते हैं कि आप कोकोनट पीजिए दिन में 2-3 बार। तो क्योंकि वो क्या होता है, वो आपको जो भी इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं बॉडी में वो प्रोवाइड करता है, साथ ही वायरस से लड़ने की भी क्षमता को आपकी बढ़ाता है, इम्यूनिटी बूस्ट करता है। और आज के टाइम में हम देखें कोविड-19 के चलते हुए जो समस्या झेल रहे हैं सब लोग, इम्यूनिटी का इशू, वो भी इससे ओवरकम हो सकता है। तो रोज़ाना नारियल पीजिए। आगे चलते हैं। लेट्स सी अ क्वेश्चन। वर्ल्ड कोकोनट डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज? विश्व नारियल दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? 1 सितंबर, 2 सितंबर, 3 सितंबर एंड 4 सितंबर। जल्दी से बताइए कमेंट करके सही आंसर क्या होगा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज 2 सितंबर। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। राजीव कुमार एज्यूम्स चार्ज एज इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो जो राजीव कुमार हैं उनको जो नियुक्ति हुई थी हाल ही में एज इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, और अब उन्होंने अपना फाइनली जो है चार्ज ले लिया है। यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हैं राजीव कुमार हैं, अपना पदभार संभाल लिया उन्होंने। ये 1984 बैच IAS ऑफिसर हैं एंड ही रिटायर्ड एज द फाइनेंस सेक्रेटरी इन फरवरी 2020। उसके बाद फिर उन्होंने अप्रैल 2020 से लेकर 31 अगस्त 2020 तक एज अ चेयरमैन ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड सर्व किया। ही रिप्लेस्ड अशोक लवासा हु रिजाइन टू सर्व एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो उन्होंने किसको रिप्लेस किया? अशोक लवासा को रिप्लेस किया, क्योंकि उन्होंने हाल ही में रिज़ाइन किया था, क्योंकि उनको सर्व करना था एज द प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। अब यहाँ एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। आप मुझे बताइए कमेंट करके सबसे पहले कि जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर लोकेटेड है? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए कमेंट करके। तो ये रीजनल डेवलपमेंट बैंक है। ये कब स्टैब्लिश हुआ था? 1966 में स्टैब्लिश हुआ था। और इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो कहाँ पर हैं? वो फिलीपींस में है। ठीक है, फिलीपींस में इसके हेडक्वार्टर है। ठीक है, और इसमें जो है 68 कंट्रीज़ जो हैं वो अभी मेंबर हैं। और इसके जो प्रेसिडेंट हैं, जो करंट प्रेसिडेंट है एशियन डेवलपमेंट बैंक के, वो कौन है? मसात्सुगु असाकावा। ठीक है, मसात्सुगु असाकावा जो है वो करंट प्रेसिडेंट है एशियन डेवलपमेंट बैंक के। अच्छा, बात करते हैं कि अभी हाल ही में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो कौन है? करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंडिया का कौन है? जल्दी से बताइए। सुनील अरोड़ा है। ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है?
और जो अदर इलेक्शन कमिश्नर हैं वो कौन है बताइए। एक तो राजीव कुमार अपॉइंट हो गए हैं, ठीक है, तो वो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया सुशील चंद्रा है, ठीक है। तो ये आपको फैक्ट याद रखना है। आगे चलते हैं, इलेक्शन कमीशन के बारे में कुछ जान लेते हैं। इट इज़ एन ऑटोनॉमस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एक संवैधानिक निकाय है, स्वायत्त है, और इसका जो मेन जिम्मेदारी होती है इसकी, वो जो भी इलेक्शन प्रोसीजर्स होते हैं यूनियन और स्टेट में उसको कंडक्ट करना है। साथ ही ये तो आपको पता ही होगा कि जो लोकल बॉडीज़ लेवल पे जो इलेक्शन होते हैं उसको कौन कंडक्ट कराता है, उसको स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराती है। और आर्टिकल 324 से लेकर 329 जो संविधान के अनुच्छेद है 324 से लेकर 329 तक, उसमें इलेक्शन कमीशन और उसके जो मेंबर्स हैं उसकी पावर्स, फंक्शंस, टेन्योर, एलिजिबिलिटी सबके बारे में मेंशन किया हुआ है। तो जो इलेक्शन कमीशन है इसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, और इनको अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। और इनका टेन्योर कितने वर्ष का होता है, 6 साल का इनका टेन्योर होता है, कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष का होता है, या फिर जब तक वो 65 वर्ष की आयु अचीव ना कर ले। तो इसमें से जो भी पहले होता है उतने तक उनका कार्यकाल होता है। आगे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स करेक्टली शोज द नेम्स ऑफ 2 इलेक्शन कमिश्नर्स ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा भारत के 2 चुनाव आयुक्तों के नामों को सही ढंग से दिखाता है। सुनील अरोड़ा राजीव कुमार, सुशील चंद्रा राजीव कुमार, सुनील अरोड़ा सुशील चंद्र एंड अशोक लवासा एंड सुशील चंद्र। जल्दी से कमेंट करके बताइए, ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में पूछा है कि 2 इलेक्शन कमिश्नर्स कौन हैं इंडिया के, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, सुशील चंद्र एंड राजीव कुमार। सुनील अरोड़ा जो हैं वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, वहीं जो अशोक लवासा हैं वो इलेक्शन कमिश्नर थे, अभी उन्होंने रिजाइन कर दिया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज वन ऑफ द फार्देस्ट स्टार गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स हैज़ बीन डिटेक्टेड बाय इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स। तो इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स जो इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे से हैं, उन्होंने एक गैलेक्सी को डिस्कवर किया है। एंड द डिस्कवरी हैज़ बीन मेड बाय एस्ट्रोसैट, इंडियाज फर्स्ट मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी। तो एस्ट्रोसैट जो भारत की पहली मल्टी वेवलेंथ स्पेशल वेधशाला है, उसने आकाशगंगा से आने वाले अत्यधिक यूवी प्रकाश का पता लगाया जो पृथ्वी से बहुत दूर स्थित है। ये जो गैलेक्सी है, जो स्टार गैलेक्सी जिसको खोजा गया है, इसका नेम है AUD-FS01 और ये 9.3 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है अर्थ से। बात करें हम एस्ट्रोसैट की, तो ये अर्थ की पहली मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी है एंड इसको इसरो ने लॉन्च किया था ऑन 28 सितंबर 2015 में। A team led by Shyam Tandon, ex-emeritus professor IUCAA, developed this observatory with the full support of ISRO। तो जो श्याम टंडन हैं, जो एमेरिटस प्रोफेसर हैं पूर्व IUCAA के, उन्होंने इस को डेवलप किया एक टीम के साथ और ऑब्जर्वेटरी को पूरा सपोर्ट मिला इसरो का। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि एस्ट्रोसैट क्या है, तो ये मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी है भारत की। ठीक है, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि इसको कब लॉन्च किया गया था, या फिर ये जो गैलेक्सी अभी हाल ही में डिस्कवर हुई है इसका नाम क्या है, इस तरह से प्रश्न पूछ लेते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन वाज इंडियाज फर्स्ट मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी लॉन्च। भारत का पहला मल्टी वेवलेंथ स्पेस वेधशाला कब लॉन्च किया गया था। 28 सितंबर 2012, 28 सितंबर 2013, 28 सितंबर 2015 एंड 28 सितंबर 2019। बहुत ईजी है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज 28 सितंबर 2015। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज SR शर्मा एज्यूम्स चार्ज एज चीफ ऑफ मटेरियल ऑफ इंडियन नेवी। तो SR शर्मा ने भारतीय नौसेना के मटेरियल के प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। ही इज अ पोस्ट ग्रेजुएट इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। ही हैज सर्व्ड ऑन बोर्ड इंडियन नेवल शिप्स विद्यागिरी, राणा कृष्णा एंड मैसूर इन वेरियस कैपेसिटी। और उन्हें अति विशिष्ट सेवा पदक और विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया एंड वह 1994 में लेफ्टिनेंट VK जैन गोल्ड मेडल पाने वाले भी थे। यहाँ पे आप फोटो देख सकते हैं, ये है SR शर्मा। ठीक है, इन्होंने हाल ही में जो भारतीय नौसेना के मटेरियल के प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया है। आगे चलते हैं। लेट्स सी अ क्वेश्चन। हु हैज़ रिसेंटली अज्यूम चार्ज एज चीफ ऑफ मटेरियल ऑफ द इंडियन नेवी। हाल ही में भारतीय नौसेना के मटेरियल के प्रमुख
के रूप में किसने प्रभार ग्रहण किया है? GS पैबी, R स्वामीनाथन, अजीत कुमार P एंड SR शर्मा। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज SR शर्मा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट अप्रूव 27 इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अंडर द प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। सरकार ने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत 27 एकीकृत कोल्ड चेन विकास परियोजना को मंजूरी दी है। और इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत क्या होगा कि जो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो कोल्ड चेन फैसिलिटीज़ हैं इनको क्रिएट किया जाएगा फूड प्रोसेसिंग सेक्टर्स के लिए, क्योंकि यहीं पे जो है हमारा जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है वो लैग कर रहा है और इसी की वजह से वो फूड प्रोसेस सेक्टर को बढ़ावा नहीं मिल पा रहा है और जितना डेवलपमेंट होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है। तो इसी के चलते ये डेवलपमेंट किए जाएंगे और ये कहाँ पे होंगे? बिहार, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, केरला जैसे स्टेट्स में इन जो प्रोजेक्ट्स 27 प्रोजेक्ट इनको अप्रूव किया गया है। दीज प्रोजेक्ट्स विल जनरेट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट फॉर मोर देन 16,000 पीपल। तो क्या होगा, जब मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, कोल्ड चेन फैसिलिटीज़ होंगी तो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को बूस्ट मिलेगा। जब किसी भी सेक्टर को बूस्ट मिलता है तो उसमें डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो रोजगार है उसमें उत्पन्न होते हैं। गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो कंसिडर्ड 85 कोल्ड चेन प्रोजेक्ट्स फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस अंडर दी PMKSY। तो कुछ जो 85 कोल्ड चेन प्रोजेक्ट हैं उनको वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अंडर दिस प्रोजेक्ट ये भी कंसिडर किया गया है सरकार के द्वारा। Under the central sector scheme of integrated cold chain and value addition infrastructure, financial assistance in the form of grant in aid is provided at the rate of 35% for general areas and 50% for northeast states, Himalayan states, ITDP areas and islands for storage and transport infrastructure। तो क्या है कि स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए अंडर द इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन एंड वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रांट इन एड प्रोवाइड किया जाता है। जनरल एरियाज़ में 35% का किया जाता है और जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं या हिमालयी क्षेत्र हैं या फिर ITDP के क्षेत्र हैं या फिर कोई द्वीप समूह वाला क्षेत्र है तो वहाँ पर जो है 50% का ग्रांट इन एड जो है प्रोवाइड किया जाता है। बात करें हम प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की, तो इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 2017 में। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और इट इज़ एन अम्ब्रेला स्कीम विच इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज। तो अम्ब्रेला स्कीम का मतलब होता है जिसमें बहुत सारी जो स्कीम्स हैं अलग अलग वो निहित होती हैं, ठीक है। तो ये अम्ब्रेला स्कीम है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। तो इस स्कीम के अंतर्गत कौन कौन सी स्कीम जो है वो इम्प्लीमेंट की जाएंगी? सबसे पहले मेगा फूड पार्क्स, आपने सुना होगा, मेगा फूड पार्क्स डेवलप किए जाते हैं अलग अलग प्लेसेस पे। देन इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन एंड वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर, एकीकृत कोल्ड चेन और मूल्यवर्धन बुनियादी ढांचा। क्रिएशन एक्सपेंशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग प्रिजर्वेशन कैपेसिटीज, खाद्य प्रसंस्करण संरक्षण क्षमता का सृजन और विस्तार यूनिट योजना। इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स, कृषि प्रसंस्करण समूह के लिए बुनियादी ढांचा। क्रिएशन ऑफ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस, बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज का निर्माण। फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी एश्योरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना। और ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इंस्टीट्यूशंस, यानी कि मानव संसाधन और संस्थान। तो ये सारी जो स्कीम्स हैं ये प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत इम्प्लीमेंट की जाती हैं। चलिए हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्प्लीमेंटिंग प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना? निम्न में से कौन प्रधानमंत्री संपदा योजना होना चाहिए यहाँ पे, प्रधानमंत्री संपदा योजना को लागू कर रहा है? खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, नीति आयोग या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद? जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या है इसका सही आंसर। विच मिनिस्ट्री इज इम्प्लीमेंटिंग प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज UAE लॉन्च्ड ई मार्केट प्लेटफॉर्म एग्रीओटा। तो UAE ने ई मार्केट प्लेटफॉर्म एग्रीओटा लॉन्च किया है और ये जो भारतीय जो ग्रामीण किसान हैं और जो UAE की खाद्य उद्योग है, फूड इंडस्ट्री है, उसके बीच की जो खाई है, उसके बीच का जो गैप है उसको कम करने के लिए ये लॉन्च किया गया है।
द इनिशिएटिव इज लॉन्च्ड बाय दुबई मल्टी कमोडिटी सेंटर एंड द गवर्नमेंट ऑफ दुबई's अथॉरिटी ऑन कमोडिटीज ट्रेड एंड एंटरप्राइज। और इस मंच के माध्यम से क्या होगा, लाखों भारतीय किसान सीधे यूएई खाद्य उद्योग से जुड़ सकेंगे। जो डिफरेंट रिटेलर्स हैं फूड इंडस्ट्री में, ठीक है, बायर्स हैं, उनके साथ जोड़ा जाएगा। दिस प्लेटफॉर्म विल एलिमिनेट द इंटरमीडिएटरीज, क्योंकि यहाँ पे ई मार्केट प्लेटफॉर्म है तो डायरेक्टली जो फार्मर्स हैं वो कनेक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो बीचौलिए हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, इंटरमीडिएटरीज को एलिमिनेट किया जाएगा। ऑप्टिमाइज द सप्लाई चेन, जो भी सप्लाई चेन है आपूर्ति श्रृंखला है उसका अनुकूलन करेगा ये। और एंड इट विल एंश्योर ट्रेसिबिलिटी टू क्रिएट वैल्यू फॉर स्टेक होल्डर्स। इंडिया एक्सपोर्टेड मोर देन $38 बिलियन ऑफ एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स इन 2019। और मेजर जो है इंडिया ने कहाँ पर ट्रांसपोर्ट किया था, कहाँ पर एक्सपोर्ट किया था, मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में। तो इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। और बात करें यूएई की, तो अभी ये न्यूज़ में था यूएई, क्योंकि यूएई और इजराइल ने एक एग्रीमेंट के लिए दोनों देशों के बीच में नॉर्मल रिलेशंस को स्टैब्लिश करने के लिए जो अब्राहम अकॉर्ड पर साइन करने की बात की गई है, ठीक है, दोनों के बीच शांति समझौता होगा। और इसको जो है यूएस के द्वारा ब्रोक किया गया है इस डील को, ठीक है। और इसी के साथ साथ यूएई और इजराइल के बीच में टेलीकम्युनिकेशन लाइंस जो हैं वो स्टार्ट हुई। साथ ही यूएई और इजराइल के बीच में जो पहली फ़्लाइट है वो भी पहुंची यूएई की उसमें कैपिटल में, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए यूएई न्यूज़ में था। क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड एग्रीओटा? हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने एग्रीओटा लॉन्च किया है? इजराइल, ईरान, इराक एंड यूएई। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। वेरी इजी। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन डी, दैट इज यूएई। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट साइन कॉन्ट्रैक्ट टू सप्लाई 6 पिनाका रेजिमेंट्स टू इंडियन आर्मी। भारत सरकार ने भारतीय सेना को 6 पिनाका रेजिमेंटों की आपूर्ति के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। द कॉन्ट्रैक्ट्स वर्थ ₹2580 करोड़ हैज बीन साइंड विद टाटा पावर कंपनी लिमिटेड, लार्सन एंड टर्बो एंड भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, जो कि एक पीएसयू है। इन तीनों के साथ जो ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है जिसकी कीमत 2580 करोड़ है। द प्रोजेक्ट विल बी इम्प्लीमेंटेड अंडर द बाय इंडियन कैटेगरी विद 70% इंडिजिनस कंटेंट। तो इसमें जो भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जाएगा, वो बाय इंडियन कैटेगरी के अंतर्गत किया जाएगा जिसमें 70% इंडिजिनस कंटेंट होगा। दीज मिसाइल्स आर प्लान टू बी इंडक्टेड इनटू द इंडियन आर्मी बाय 2024। तो 2024 तक ये 6 की 6 जो पिनाका रेजिमेंट्स हैं इंडियन आर्मी में इंडक्ट हो जाएंगी। पिनाका रॉकेट सिस्टम विल बी डिप्लॉयड अलॉन्ग पाकिस्तान एंड चाइना बॉर्डर। तो पाकिस्तान और चाइना बॉर्डर पे जो है पिनाका रॉकेट सिस्टम को लगाया जाएगा। पिनाका रॉकेट सिस्टम की बात करें तो इट इज़ अ मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम दैट कैन फायर अ सैल्वो ऑफ 12 रॉकेट्स विद इन 44 सेकेंड्स। तो यह एक बहु बैरल रॉकेट प्रणाली है जो 44 सेकेंड के भीतर 12 रॉकेट के सेल्वो को आग लगा सकती है। और इसको बनाया किसके द्वारा गया था? इसको डिज़ाइन और डेवलप जो है वो DRDO के द्वारा किया गया था। दिस वॉज यूज फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग कारगिल वॉर इन 1999। तो 1999 कारगिल युद्ध के दौरान जो है इसको पहली बार इस्तेमाल किया गया था पिनाका को, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए पिनाका क्या है तो ये एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है, ठीक है। पिनाका मिसाइल्स हैं। आगे चलते हैं। लेट्स सी अ क्वेश्चन। Recently, the government has signed contracts to supply which of the following to regiment of artillery of the Indian Army? हाल ही में सरकार ने भारतीय सेना के रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी को किसकी आपूर्ति करने के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? हेलेना, पिनाका, शौर्य एंड वेलिएंट। जल्दी से कमेंट करके बताइए गाइस। आंसर कमेंट करते रहिए। सारी जो न्यूज़ है उसको ध्यान से पढ़िए। यूं ही डेली करंट अफेयर्स फॉलो करते रहिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज पिनाका। आगे चलते हैं। जापान टू प्रोवाइड डेवलपमेंट असिस्टेंस लोन वर्थ ₹3,500 करोड़ टू इंडिया। जापान भारत को 3,500 करोड़ की विकास सहायता ऋण प्रदान करेगा। द लोन विल बी प्रोवाइडेड फॉर द कोविड-19 इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट। कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता के लिए इस ऋण को प्रदान किया जाएगा। और डॉक्टर CS मोहापात्रा एंड चीफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ GICA दैट इज जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी इन न्यू दिल्ली
कात्सु मात्सुमोतो दे साइन द लोन एग्रीमेंट। तो इस पे सिग्नेचर किसने की? CS महापात्र और नई दिल्ली में JICA के प्रमुख प्रतिनिधि कात्सुओ मात्सुमोतो ने जो है इस ऋण समझौते पर हस्ताक्षर की। JICA क्या है? इट इज़ द कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी ऑफ ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस फॉर द गवर्नमेंट ऑफ जापान। Notes were exchanged between Dr. CS Mohapatra and Ambassador of Japan to India, Suzuki Satoshi, for the granting aid of rupees 70 करोड़ from Japan। ठीक है, तो 70 करोड़ रुपीस जो जापान से मिल रहे हैं भारत को, ठीक है, तो उसके ग्रांटिंग एड के लिए जो है यहाँ पर किया जा रहा है। नोट्स एक्सचेंज हुए थे बिटवीन डॉक्टर CS मोहापात्रा के बीच और जो सुजुकी सतोशी हैं उनके बीच। इंडिया एंड जापान शेयर गुड बायलैटरल रिलेशंस एंड कोऑपरेशन इन 1958। जापान की हम बात करें तो इट इज़ एन आइलैंड कंट्री विच इज़ लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशन। यहाँ पे आप लोकेशन देख सकते हैं जापान की, ठीक है। इसके जो कुछ इम्पॉर्टेंट जगह है वो सेंडाई है, योकोहामा है, क्योटो प्रोटोकॉल आपको याद होगा, नगोया प्रोटोकॉल इसके बारे में मैंने पहले भी बताया था, ठीक है, हिरोशिमा, नागासाकी, ठीक है, ये जापान की कुछ मेजर जो है रीजन्स हैं। इसकी कैपिटल जो है वो टोक्यो है और ये अपना बॉर्डर जो है यहाँ पर सी ऑफ जापान, ठीक है, इधर ईस्ट चाइना सी और ऊपर जो है ये सी ऑफ ओकोस तक से जो है ये अपना बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। करेंसी की बात करें तो यहाँ पे करेंसी क्या है इसकी? जापानीज येन है। और यहाँ पे हाल ही में जापान इसलिए भी न्यूज़ था क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो आबे, उन्होंने जो है रिज़ाइन कर दिया क्योंकि उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, उसके चलते उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया और वो लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर थे यहाँ पे जापान के। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल प्रोवाइड डेवलपमेंट असिस्टेंस लोन वर्थ रुपीज़ 3,500 करोड़ टू इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत को 3,500 करोड़ का विकास सहायता ऋण प्रदान करेगा? जापान, जर्मनी, USA एंड फ्रांस। जल्दी से कमेंट करके बताइए। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन है दैट इज जापान। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज एयरफोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड अवॉर्डेड विद राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020। वायुसेना के खेल नियंत्रण बोर्ड को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया एंड दिस बोर्ड वाज अवॉर्डेड फॉर द आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन हेल्पिंग स्पोर्ट्स पर्सन टू एक्सेल इन देयर रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन्स एंड इम्प्लीमेंट इफेक्टिव स्पोर्ट्स वेलफेयर मेजर्स। तो जो राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार है वो वेरियस कैटेगरीज में दिया जाता है और जो एयर स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड है उसको दिया गया क्योंकि जो इसने कंट्रीब्यूट किया स्पोर्ट्स पर्सन को हेल्प करने के लिए कि वो अपने डिसिप्लिन में काफ़ी अच्छा करें और जो भी स्पोर्ट्स वेलफेयर मेजर्स हैं उनको यहाँ पर अच्छे से इम्प्लीमेंट किया गया इस बोर्ड के द्वारा। तो ये जो बोर्ड है एयरफोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, इट इज़ द एपेक्स बॉडी फॉर प्लानिंग एंड कंडक्ट ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ विद इन द एयरफोर्स एंड एट इंटर सर्विसेज लेवल। और जो राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार है इसको जो है कॉर्पोरेट एंटिटीज़ को दिया जाता है, प्राइवेट सेक्टर को भी दिया जाता है और पब्लिक सेक्टर को भी दिया जाता है, ठीक है। तो स्पोर्ट्स के प्रमोशन डेवलपमेंट में उनका जो रोल होता है उसको ध्यान में रखते हुए व्यक्ति को भी दिया जाता है और संस्थाओं को भी दिया जाता है, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि कभी कभी ऐसे स्टेटमेंट दे के आपको पूछ सकते हैं कि जो ये अवार्ड है ये केवल इंडिविजुअल्स को दिया जाता है, केवल कॉर्पोरेट एंटिटीज़ को दिया जाता है, तो वो स्टेटमेंट गलत होगा। विनर्स देख लेते हैं 2020 के। तो कैटेगरी के साथ हम लोग देखते हैं आइडेंटिफिकेशन एंड नर्चरिंग ऑफ बडिंग एंड यंग टैलेंट, इसमें लक्ष्य इंस्टीट्यूट और आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट को प्रदान किया गया। एनकरेजमेंट स्पोर्ट्स थ्रू CSR, तो उसमें ONGC को प्रदान किया गया। एम्प्लॉयमेंट ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन एंड स्पोर्ट्स वेलफेयर मेजर्स में एयरफोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड को ये दिया गया अवार्ड। और स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट कैटेगरी में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट IISM को दिया गया। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ये जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट है कहाँ पर लोकेटेड है? IISM, जल्दी से कमेंट करके बताइए ये कहाँ पर लोकेटेड है? मुंबई में, ठीक है। तो कई बारी जो है इंस्टीट्यूट से क्वेश्चंस पूछ लेते हैं उनकी लोकेशन से, ठीक है। तो याद रखिए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट जिसको राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 मिला अंडर द कैटेगरी ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट, वो कहाँ पर स्थित है? वो मुंबई में स्थित है। आगे चलते हैं। लेट्स सी अ क्वेश्चन। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 हैज़ बीन अवॉर्डेड टू डैश
अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन एंड स्पोर्ट्स वेलफेयर मेजर्स कैटेगरी, खिलाड़ियों के रोजगार और खेल कल्याण उपायों की श्रेणी के तहत राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 से डैश को सम्मानित किया गया है। आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, एयरफोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड एंड ONGC लिमिटेड। जल्दी से बताइए, वेरी इजी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज एयरफोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड। आगे चलते हैं गाइस, कोई भी अगर डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिए, ठीक है, और जुड़े रहिए, ध्यान से पढ़ते रहिए न्यूज़, आज थोड़ी ज़्यादा न्यूज़ है। रोरो ट्रेन सर्विसेज स्टार्टेड बिटवीन बेंगलुरु एंड सोलापुर। तो जो रोरो ट्रेन सर्विसेज है, रोल ऑफ ट्रेन सर्विसेज है, दे हैव स्टार्टेड फ्रॉम नीलामगाला स्टेशन ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ बेंगलुरु टू सोलापुर इन महाराष्ट्र। एंड ये जो सर्विसेज है, ट्रेन सर्विस, ये साउथ वेस्टर्न रेलवे द्वारा प्रोवाइड की जा रही है। एंड ट्रक्स विद गुड्स आर लोडेड ऑन दिस वैगन। तो ये जो रोरो ट्रेन सर्विसेज है, इसमें ओपन फ्लाइट वैगन होंगे जिसपे ट्रक्स जो गुड्स के साथ उनको लोड किया जाएगा। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? सबसे पहले तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगा, क्योंकि जो ट्रक लोडेड विद गुड्स होंगे उनको सीधे जो है इस ट्रेन पर लाद दिया जाएगा रोल ऑन रोल ऑफ ट्रेन सर्विस में, ठीक है। तो इससे फ्यूल बचेगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगी और रोड एक्सीडेंट्स भी कम से कम होंगे, और जल्दी से जो गुड्स जहाँ भी पहुँचने हैं वो पहुँच जाएंगे, क्योंकि लैंड रूट से जाना और ट्रेन रूट से जाना ऑफकोर्स दोनों में फ़र्क होगा। In roll of service, railway wagons directly transport loaded trucks within their drivers to their destination. Then drivers drive the truck to their final destination. मान लीजिए कोई ट्रक है, वो एक डेस्टिनेशन पॉइंट A पर है, ठीक है, और उसको डेस्टिनेशन पॉइंट B पर जाना है। तो ये जो ट्रक होगा, इसको क्या किया जाएगा, ये जो रोरो ट्रेन सर्विस है, ठीक है, ये लोडेड ट्रक है, इसको जो है डेस्टिनेशन A से रोरो ट्रेन सर्विस पे इसको लोड किया जाएगा। इसमें ड्राइवर भी बैठा होगा, ठीक है, और इसमें जो है ट्रक भी लोडेड होगा, और फिर इसको जो भी डेस्टिनेशन है, मान लीजिए बीच में कोई पॉइंट है जहाँ तक ये रोरो ट्रेन सर्विस जाती है, वो पॉइंट C है, वहाँ तक ट्रेन में गया। उसके बाद जो ये ट्रक है, ये बाय लैंड रूट ये जो है फिर पॉइंट B अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि रोल ऑन रोल ऑफ सर्विस में होता क्या है। और जो पहली रोरो सर्विसेज थी इंडिया में, वो किसके द्वारा शुरू की गई थी? वो कोंकण रेलवेज के द्वारा शुरू की गई थी, ठीक है। चलिए हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्टार्टेड द फर्स्ट एवर रोल ऑन रोल ऑफ ट्रेन सर्विस इन इंडिया? निम्नलिखित में से किसने भारत में पहली बार रोल ऑन रोल ऑफ ट्रेन सेवा शुरू की है? साउथ वेस्टर्न रेलवे, कोंकण रेलवे, सेंट्रल रेलवे एंड ईस्टर्न रेलवे। जल्दी से कमेंट करके बताइए, करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन B होगा, दैट इज कोंकण रेलवे। आगे चलते हैं। ₹1.22 लाख करोड़ विल बी इन्वेस्टेड बाय कोल इंडिया टू मेक इंडिया सेल्फ रिलायंट इन कोल एंड अचीव प्रोडक्शन टारगेट ऑफ 1 बिलियन टन्स बाय 2023-24। तो जो भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और जो प्रोडक्शन टारगेट है भारत का, उत्पादन लक्ष्य है कि 2023-24 तक 1 बिलियन टन कोल को प्रोड्यूस करना है। उसके लिए जो कोल इंडिया कंपनी है, इट विल इन्वेस्ट 1.22 लाख करोड़। द अमाउंट विल बी इन्वेस्टेड इन 500 प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू कोल इवैक्यूएशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सप्लोरेशन एंड क्लीन कोल टेक्नोलॉजीज। तो ये अमाउंट जो है 500 प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया जाएगा, जो कि रिलेटेड होंगे कोयला निकासी से, बुनियादी ढांचे का अन्वेषण से और स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी से। द इन्वेस्टमेंट विल बी मेड इन 2 phases इन 49 फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स ऑफ कोल इंडिया। और इसमें 15 ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स जो है वो कोल इंडिया के द्वारा जो है आइडेंटिफाई किए गए हैं। तो ये जो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट होते हैं, जो ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट होते हैं, क्या होते हैं? आपको क्या पता है? ये बताइए, अगर पता है तो कमेंट करके बताइए कि ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स और ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं। तो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट क्या होता है? तो जैसे कि जहाँ पे कोई एग्जिस्टिंग बिल्डिंग या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि और आपको बिल्कुल सब चीज़ नई तरीके से बनानी है, उसको ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट कहते हैं। जबकि जो ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट होता है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रेंट होता है कि भाई ऑलरेडी उसमें एक कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, उसी में आपको इन्वेस्टमेंट करना है और फिर उसी में आपको जो है आगे प्रोग्रेस करनी है, ठीक है। तो अगर एग्जिस्टिंग
कंपनी में एग्जिस्टिंग फैसिलिटी में अगर कोई इन्वेस्ट करता है, ठीक है, तो या फिर प्रोजेक्ट को स्टार्ट करता है तो ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट होता है। और ग्रीनफील्ड क्या होता है, जहाँ पे एकदम नई तरीके से जो चीज़ शुरू की जाती है, प्रोजेक्ट शुरू किया जाता है, उसको ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट कहते हैं। आई होप अब आपको ये डिफरेंस क्लियर होगा। दीज प्रोजेक्ट्स विल बी ऑपरेटेड अंडर माइन डेवलपर एंड ऑपरेटर मॉडल। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये MDO मॉडल यानी कि माइन डेवलपर और ऑपरेटर मॉडल में जो है इम्प्लीमेंट किए जाएंगे, ऑपरेट किए जाएंगे। तो ये MDO मॉडल क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। तो जो MDO है ये एक वेरिएंट है BOT का यानी कि बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र मॉडल का। ठीक है, आपने सुना ही होगा बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र, यानी कि पहले बनाइए फिर उसको ऑपरेट करिए और फिर ट्रांसफ़र कर दीजिए। ये वाला जो मॉडल होता है उसी का एक वेरिएंट है ये माइन डेवलपर एंड ऑपरेटर मॉडल। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। कोल इंडिया हैज़ ऑल्सो लोवर्ड एक्सपीरियंस क्राइटेरिया फॉर माइनिंग टेंडर्स फ्रॉम 65% टू 50%। तो जो पहले माइनिंग टेंडर को भरने के लिए जो क्राइटेरिया चाहिए होता था एक्सपीरियंस का 65% का, उसको कम कर दिया गया है, उसको अब 50% कर दिया गया है। द वर्क एक्सपीरियंस क्राइटेरिया हैव बीन रिलैक्स्ड बाय 50% इन केस ऑफ टर्नकी कॉन्ट्रैक्ट्स। तो अगर कोई टर्नकी कॉन्ट्रैक्ट है वहाँ पर जो एक्सपीरियंस क्राइटेरिया है उसको भी रिलैक्स कर दिया गया है बाय 50%। ये टर्नकी कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर जो है वो प्लान करता है और बिल्ड करता है किसी भी फैसिलिटी को और फिर उसको डिलीवर कर देता है इन रेडी टू यूज़ कंडीशन में। ठीक है, ये होता है टर्नकी कॉन्ट्रैक्ट्स। तो इस तरह की जो टर्म्स आती है ना, जो कोई मॉडल होता है या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट वाला कोई मॉडल होता है, तो इस टाइप के मॉडल्स को आप अच्छे से पढ़िए, प्रश्न पूछ लेते हैं। स्पेशली जो स्टेट PCS की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इसको ध्यान से पढ़िए। कोल इंडिया की बात करें तो इट इज़ अ महारत्न कोल एंड माइनिंग रिफाइनिंग कंपनी। तो कोल इंडिया महारत्न कोयला और खनन शोध कंपनी है। हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है इसके, कोलकाता में है। और ये पूरी तरह से इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन्ड है, क्योंकि जो गवर्नमेंट का स्टेक है इसमें 70.96% है। और इसके करंट CEO कौन है, अनिल कुमार झा इसके करंट CEO हैं। आगे चलते हैं, लेट्स सी अ क्वेश्चन, व्हाट इज द कोल प्रोडक्शन टारगेट ऑफ कोल इंडिया। कोल इंडिया का कोयला उत्पादन लक्ष्य क्या है, 1 बिलियन टन्स बाय 2023-24, 2 बिलियन टन्स बाय 2023-24, 5 बिलियन टन्स बाय 2023-24 एंड 10 बिलियन टन्स बाय 2023-24। तो क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी से बताइए कमेंट करके। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज टू अचीव 1 बिलियन टन्स बाय 2023-24। आगे चलते हैं, पैन इंडिया ग्रीन टर्म अहेड मार्केट GTAM इन इलेक्ट्रिसिटी हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर पावर एंड UN रिन्यूएबल एनर्जी। तो एक पैन इंडिया ग्रीन टर्म अहेड मार्केट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी में लॉन्च की गई है। इसकी वजह से क्या होगा, इट विल इंक्रीज द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर एंड लोअर द बर्डन ऑन रिन्यूएबल एनर्जी रिच स्टेट्स। तो क्या होगा इससे, जो भी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो और ज़्यादा बढ़ेंगे और जो लोड है अभी रिन्यूएबल एनर्जी रिच स्टेट्स पर वो कम हो जाएगा। इसकी वजह से जो सेलर्स हैं रिन्यूएबल एनर्जी के उनको भी फ़ायदा होगा और साथ ही जो खरीदार हैं उनको भी फ़ायदा होगा। द बायर्स विल बी बेनिफिटेड थ्रू कॉम्पिटिटिव प्राइसेस एंड ट्रांसपेरेंट एंड फ्लेक्सिबल प्रोक्योरमेंट। जो खरीदार हैं अब उनको फ़ायदा हो, क्यों, क्योंकि जब मार्केट में ज़्यादा प्लेयर होंगे तो कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग के कारण जो है बायर्स को फ़ायदा होगा कि वो उसके पास ऑप्शन रहेगा। नहीं तो क्या होता है कि अगर नंबर ऑफ सेलर्स कम होते हैं तो वो अपना मनचाहा प्राइस जो है उस पर चीज़ों को बेचते हैं, लेकिन अगर सेलर्स बढ़ जाते हैं तो वहाँ पे कॉम्पिटिटिव प्राइस आता है और जो बायर्स होते हैं उनके पास ऑप्शन रहता है कि जो भी लोवेस्ट बिड कर रहा हो, जो क्वालिटी में अच्छा हो, मैं उसको खरीदूँ। ठीक है, ये तो जनरल भी होता है। और क्या फ़ायदा होगा, और इससे जो भी प्रोक्योरमेंट है उसमें ट्रांसपेरेंसी आएगी और फ्लेक्सिबल भी रहेगा इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। द सेलर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी विल गेट एक्सेस टू पैन इंडिया मार्केट। अब जो सेलर्स हैं, ठीक है, जिनको बेचनी है अक्षय ऊर्जा, ठीक है, उनको भी एक मार्केट मिल जाएगी पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पर। दिस विल बेनिफिट रिन्यूएबल एनर्जी जनरेटर्स बाय प्रोवाइडिंग मोर एवेन्यूज फॉर द सेल ऑफ एनर्जी। तो GTAM ऊर्जा की बिक्री के लिए और अधिक मार्ग प्रदान करके अक्षय ऊर्जा जनरेटर को लाभान्वित करेगा। ठीक है, तो इंडिया की जो रिन्यूएबल एनर्जी का जो टारगेट है जो अचीव करना है 2022 तक, वो है 175 गीगावाट्स।
ठीक है, जो इंडिया ने अपना टारगेट सेट किया है टू बी अचीव बाय 2022, वो है 175 गीगावाट। अब इसमें से डिफरेंट जो एनर्जी सोर्सेज हैं उनका कंट्रीब्यूशन होगा। टू अचीव 100 गीगावाट फ्रॉम सोलर एनर्जी, 60 गीगावाट फ्रॉम विंड एनर्जी, 10 गीगावाट फ्रॉम बायो पावर एंड 5 गीगावाट फ्रॉम स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट्स। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद बात करें हम 8 रिन्यूएबल एनर्जी स्टेट्स की। ठीक है, तो वो कौन कौन से हैं? तमिलनाडु है, राजस्थान है, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है, उसके बाद महाराष्ट्र है, गुजरात है, हिमाचल प्रदेश है और मध्य प्रदेश है। तो ये जो है 8 रिन्यूएबल एनर्जी स्टेट्स हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ से इन स्टेट्स से जो है काफ़ी हम बात करें सोलर एनर्जी या फिर विंड एनर्जी या फिर बायो पावर या स्मॉल हाइड्रो पावर के प्लांट के फॉर्म में जो है एनर्जी मिलती है, इसलिए ये 8 रिन्यूएबल एनर्जी रिच स्टेट्स हैं। आगे चलते हैं। Let's see a question. The contribution of solar energy in the government's target of installing 175 gigawatts renewable energy capacity by 2022 is dash. 2022 तक अक्षय ऊर्जा क्षमता 175 गीगावाट स्थापित करने के सरकार के लक्ष्य में सौर ऊर्जा का योगदान डैश है 5 गीगावाट, 10 गीगावाट, 60 गीगावाट एंड 100 गीगावाट। जल्दी से बताइए कमेंट करके सोलर एनर्जी का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन होगा इसमें। The correct answer is option D, that is 100 gigawatt। आगे चलते हैं। Next is progress of DFCCIL reviewed by Minister of Railways Piyush Goyal. He suggested some measures to fast track the project. One of the suggested measures is weekly meetings with all contractors, vendors and suppliers. तो जो Dedicated Freight Corridor Corporation India लिमिटेड की जो प्रोग्रेस है वो रिव्यू की गई और उसमें सजेशन दिया गया कि प्रोजेक्ट्स को जल्दी फास्ट ट्रैक करने के लिए क्या किया जाए कि वीकली मीटिंग्स की जाए कॉन्ट्रैक्टर्स, वेंडर्स और सप्लायर्स के साथ। ही ऑल्सो सजेस्टेड द क्रिएशन ऑफ अ डैशबोर्ड बाय DFCCIL फॉर रियल टाइम किलोमीटर बाय किलोमीटर प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग। तो जो रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए प्रोजेक्ट की किलोमीटर बाय किलोमीटर उसके लिए एक डैशबोर्ड भी स्थापित करने के लिए बोला गया है। DFCCIL की बात करें तो ये एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो कब बनी थी? 2006 में फॉर्म हुई थी। वेयर आर इट्स हेडक्वार्टर्स लोकेटेड? इसके हेडक्वार्टर्स नई दिल्ली में है और चेयरमैन कौन है इसके करंटली? विनोद कुमार यादव है। इट प्लान्स एंड मोबिलाइजेस फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर्स। तो ये जो समर्पित माल गलियारे हैं उनके लिए ये वित्तीय संसाधनों को जुटाता है। साथ ही इट ऑल्सो कंस्ट्रक्ट्स, मेंटेन्स एंड ऑपरेट्स डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर्स। तो ये प्लान भी करता है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज को मोबिलाइज करता है, उसके बाद उनके कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस और ऑपरेशन को भी देखता है। ठीक है, ये काम DFCCIL का है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। रिसेंटली रेलवेज मिनिस्टर हैज़ रिव्यूड द प्रोग्रेस ऑफ DFCCIL। इट वॉज फॉर्म्ड इन डैश। हाल ही में रेल मंत्री ने DFCCIL की प्रगति की समीक्षा की। DFCCIL डैश में गठित किया गया था 2006, 2009, 2013 एंड 2018। तो क्या होगा इसका सही आंसर? कब बना था DFCCIL? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज 2006 में बना था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज यूपी गवर्नमेंट टू नेम अ रोड आफ्टर लेट चेतन चौहान हु वॉज अ कैबिनेट मिनिस्टर इन यूपी एज वेल एज अ क्रिकेटर। तो यूपी सरकार ने चेतन चौहान के नाम पर एक सड़क का नाम रखेगी और वो जो चेतन चौहान है उनका हाल ही में कोरोना वायरस के कारण जो है निधन हो गया और वो यूपी में कैबिनेट मंत्री थे और एक जो है अच्छे क्रिकेटर भी थे। ही वॉज द फर्स्ट प्लेयर इन द इंटरनेशनल क्रिकेट टू फिनिश हिज करियर विद मोर देन 2000 रन्स विदाउट अ सेंचुरी। तो वे बिना शतक के 2000 से अधिक रन के साथ अपने कैरियर का समापन करने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पहले खिलाड़ी थे। द अनाउंसमेंट वॉज फॉर नेमिंग अ रोड आफ्टर लेट चेतन चौहान वॉज मेड बाय यूपीज डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर वाइल लॉन्चिंग मेजर ध्यानचंद विजयपथ योजना। तो एक योजना लॉन्च की गई है यूपी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर के द्वारा, मेजर ध्यानचंद विजयपथ योजना, और इसी के चलते जो है यूपी सरकार ने ये अनाउंसमेंट किया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने अभी मेजर ध्यानचंद विजयपथ योजना लॉन्च की है? तो वो यूपी गवर्नमेंट ने की है। स्टेट PCS वगैरह में पूछ लेते हैं ऐसे क्वेश्चन। अंडर द स्कीम रोड कनेक्टिविटी विल बी प्रोवाइडेड टू द हाउसेज ऑफ 19 इंटरनेशनल प्लेयर्स फ्रॉम यूपी। तो जो 19 अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर हैं यूपी से,
ठीक है, उनके घर तक जो है रोड की कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाएगी। तो इससे जो है काफ़ी जो प्लेयर्स हैं उनको फ़ायदा होगा, जैसे भुवनेश्वर कुमार, प्रवीण कुमार, पीयूष चावला एंड मोहम्मद कैफ। ठीक है, आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ जानते हैं। इट इज़ द मोस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ है, कौन से स्टेट में है, यूपी में है। इसकी पॉपुलेशन 200 मिलियन है। और अगर एरिया की बात करें तो यूपी का जो है चौथा नंबर आता है, पहले नंबर पे जो है राजस्थान है। ठीक है, उसके बाद इट वॉज फॉर्म्ड इन 1937 एंड रीनेम्ड यूपी इन 1950। इसकी कैपिटल लखनऊ है। इसका फॉर्मेशन 1937 में हुआ था और इसका नाम जो है यूपी वो 1950 में दिया गया था। इसमें 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और 18 सब डिविजन्स हैं। और 9 नवंबर 2000 में उत्तराखंड जो है वो यूपी से अलग हो गया था, एक अलग जो है स्टेट स्टैब्लिश हो गया था उत्तराखंड। राजस्थान इज लोकेटेड टू द वेस्ट ऑफ यूपी, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एंड दिल्ली आर लोकेटेड टू इट्स नॉर्थ वेस्ट। तो हम देख लेते हैं कि यूपी की लोकेशन क्या है। तो यूपी यहाँ पर लोकेटेड है। ये अपना बॉर्डर किस कंट्री के साथ शेयर करता है, नेपाल के साथ शेयर करता है। स्टेट्स में बात करें तो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इधर राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, इन सभी के साथ ये अपना जो बॉर्डर है, थोड़ा सा शायद हिमाचल प्रदेश के साथ भी शेयर करता है। तो इन सभी के साथ जो है ये अपना बॉर्डर जो है शेयर करता है उत्तर प्रदेश। 67.68% पीपल आर लिटरेट इन यूपी एंड इट्स सेक्स रेशियो इज 912 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। तो साक्षरता कम है अभी। और अभी इसमें जो लिंग अनुपात है वो कितना है, 912 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुष। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। यूपी गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अनाउंस्ड दैट इट विल नेम अ रोड आफ्टर द नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स पर्सन। यूपी सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि वह निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी के नाम पर सड़क का नाम रखेंगे। प्रवीण कुमार, चेतन चौहान, पीयूष चावला एंड मोहम्मद कैफ। जल्दी से कमेंट करके बताइए सही आंसर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज चेतन चौहान। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज रेनाती चोला इंस्क्रिप्शन वॉज फाउंड इन कडप्पा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। रेनाती चोल युग शिलालेख जो है वो आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में पाया गया है। द इंस्क्रिप्शन वॉज फाउंड ऑन अ डोलोमाइट स्लैब एंड शेल एंड वॉज रिटर्न इन आर्किया तेलुगु। तो ये शिलालेख जो है डोलोमाइट स्लैब और शेल पर पाया गया था और ये जो तेलुगु है उसमें लिखा गया था, पुरानी जो तेलुगु है। द इंस्क्रिप्शन इज सेड टू बिलोंग टू 8th century AD एंड एट दैट टाइम चोला महाराजा ऑफ रेनाडू रूल्ड इन द रीजन। तो ये जो है इंस्क्रिप्शन जो है ये माना जाता है कि 8वीं शताब्दी AD की है और उससे संबंधित है। और इस समय में इस क्षेत्र में जो रेनाडू के चोल महाराजा थे उनका शासन था। ठीक है, द इंस्क्रिप्शन एक्सप्लेन्स द रिकॉर्ड of a gift of 6 martas, a measuring unit of land that was gifted to a person सिदामायु। तो इसमें शिलालेख में एक व्यक्ति सिदायु को उपहार में दी गई 6 मार्टस जो कि नापने की एक इकाई है। जैसे आपसे प्रश्न यहाँ पे देखो पूछा जा सकता है कि मार्टस क्या है, तो ये एक मेजरिंग यूनिट है लैंड की। ठीक है, तो जो भूमि दी गई थी उस उपहार का उसका रिकॉर्ड यहाँ पे मेंशन है। एंड द इंस्क्रिप्शन हैज़ बीन शिफ्टेड टू स्टेट आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम। तो इस शिलालेख को राज्य पुरातत्व संग्रहालय में स्थानांतरित कर दिया गया है। रेनाती चोला की बात करें तो दे रूल्ड ओवर रेनाडू रीजन द प्रेजेंट डे कडप्पा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। तो ये कडप्पा डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे पाई गई है वहाँ पर रेनाती चोला जो है उन्होंने रूल किया था। ओरिजिनली दे वर इंडिपेंडेंट बट लेटर ऑन दे वर फोर्स्ड टू सुजर्निटी ऑफ द ईस्टर्न चालुक्यास। तो पहले तो वो इंडिपेंडेंट थे लेकिन उसके बाद जो है वो ईस्टर्न चालुक्यास के अंतर्गत उनको आना पड़ा। They had the unique honor of using the Telugu language in their inscriptions belonging to the 6th and 8th centuries। तो जो शिलालेख हैं जो 6ठी और 8वीं शताब्दी की हैं उसमें वो तेलुगु लैंग्वेज का इस्तेमाल किया करते थे। The earliest of this family was Nandi Varman who claimed descent from the family of Kariyakala Chola and he had 3 sons, Shiva, Simha, Vishnu, Sudarananda and Dhananjay। ठीक है, ये 3 उनके जो है बेटे थे। तो सबसे पहले इस फैमिली में जो क्लेम करते हैं जो करिकला चोला से थे वो कौन थे, नंदी वर्मन थे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने रेनाती चोला के बारे में भी कुछ जाना। आगे चलते हैं, लेट्स सी अ क्वेश्चन। रेनाती चोला इंस्क्रिप्शन हैज़ बीन फाउंड इन अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। रेनाती चोल युग जो है युग शिलालेख निम्नलिखित में से किस
राज्य में एक जिले में पाया गया है? तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज आंध्र प्रदेश में ये पाया गया है। नेक्स्ट इज थर्ड लीडरशिप समिट ऑफ USISPF टू बी एड्रेस्ड बाय PM। तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनके द्वारा जो है थर्ड लीडरशिप समिट जो है US इंडिया स्ट्रैटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम का वो एड्रेस किया जाएगा। He'll deliver keynote address to third USISPF titled as US India Week Navigating New Challenges। और मंडे में जो समिट है उसको एड्रेस किसने किया था? US वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस ने संबोधित किया था। The summit draws attention to the Indo-US bilateral cooperation in the areas of trade and investment, energy, fintech, healthcare and technology। और ये USISPF क्या है? ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो 2017 में फाइंड की गई थी टू स्ट्रेंथन US इंडिया बायलैटरल एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो एक गैर लाभकारी संगठन है जिसकी स्थापना 2017 में की गई थी और अमेरिकी भारत द्विपक्षीय और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। प्रश्न देख लेते हैं। PM नरेंद्र मोदी विल डिलीवर द कीनोट एड्रेस टू द थर्ड लीडरशिप समिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। PM नरेंद्र मोदी निम्नलिखित में से किसके तीसरे नेतृत्व शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे? यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया पॉलिटिकल एक्शन कमेटी, US इंडिया स्ट्रैटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम, US इंडिया बिजनेस काउंसिल एंड कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। जल्दी से कमेंट करके बताइए सही आंसर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज USISPF। सो फ्रेंड्स, here we have covered the daily current affairs and related questions। I hope आपको सब चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी और आप रोज़ाना से फॉलो कर रहे होंगे। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कोई भी सजेशन है कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। यूँ ही हमारे साथ जुड़े रहिए, तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।